गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो जो मेरे मामा समान हैं मेरे मामा के मित्र हैं श्री नवीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया और मुझे बुलाया, एंड थैंक यू सर। और दूसरा MIS का जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का। अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। सबसे पहले आई एम गरिमा नरोला। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 39 इन UPSC CSE 2022 एंड दिस वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ये मेरा प्रथम प्रयास था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में की है और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी की तैयारी शुरू करी UPSC की। और ये तैयारी के बाद घर पे रह के ही मैंने पूरा प्रिपेयर किया है। और मेरा घर रुद्रपुर में है, मैं वहीं रही हूँ, मैंने वहीं रह के तैयारी की है। मेरे परिवार, मेरा एक्सटेंडेड फैमिली, सब ने मेरा सपोर्ट किया इस जर्नी में। तो सबसे पहले मैं आपका इंटरेक्शन करते हैं, या तो मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि मैंने कैसे फॉरवर्ड किया पूरा अपना प्रिपरेशन, और उसके बाद आप लोग के जो डाउट्स होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर बात करें मेरी जर्नी की, तो मैंने भी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया था ऑनलाइन, बट मैंने दिल्ली की कोचिंग का किया था। आप किसी भी कोचिंग का कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको करना ही है या नहीं करना। आप करिए तो अच्छे से करिए, कोशिश करिए जो नोट्स आप बनाते हैं वो नोट्स इतने आप कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए। उन नोट्स में आप एक फोकस रखिए कि आपकी जो नोट्स हैं उसमें आपका हर सिलेबस कवर हो रहा हो। तो मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स करा था, उसके साथ मैं अपनी सेल्फ स्टडी तो नहीं कर पाई थी, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब साथ में सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। जो चीज़ मैं नहीं कर पाई मैं वो भी बताऊँगी जो आपको करने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैं ये नहीं कहूँगी आप हर चीज़ मेरी ब्लाइंडली फॉलो करें। जो आपको लगे कि आपकी कैपेसिटी के अंडर है, जो आपको लगे कि आप वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग आ पा रही है और आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप वही फॉलो करिए। और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। मैंने अपना जो भी तैयारी थी, पहले प्रीलिम्स मेंस का एक सिलेबस होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम UPSC के साइट से, वेबसाइट से PDF जो हमारा सिलेबस का है वो डाउनलोड करें। इस जर्नी में आने का सबसे पहला जो आपके लिए स्टेप है वो यही है कि आप एक सिलेबस पे ध्यान दें। ऐसे नहीं होता कि सिलेबस ना, आप सोचते हैं कि टॉपर्स आके बोलते हैं कि सिलेबस होता है, बट सिलेबस आई वुड से इज़ द की इन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और सिलेबस आप इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब सिलेबस होता है सामने तो हम जर्नी को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, हम प्रॉपर प्लानिंग कर पाते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोशिश करिए उस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी से स्टार्ट करिए जो सब्जेक्ट आपको प्रिय हो, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, ताकि अगर आप कोई टफ सब्जेक्ट उठा लेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो आपको जर्नी की प्रिपरेशन ही एक मोनोटोनस लगने लगेगी, आपको मन ही नहीं करेगा आगे पढ़ने का। तो जैसे मुझे पॉलिटी पढ़ना अच्छा लगता था तो मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत ही पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से की थी। तो आप लोग भी जो आपको सब्जेक्ट पसंद हो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप वो करिए। और अपने नोट्स को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाइए कि नोट्स, देखिए हम एंड तक आते आते जब प्रीलिम्स सिर पे होता है तो हम बार बार बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्रिस्प नोट्स होना या फिर कुछ ऐसा वैल्यू एडिशन इन द हैंड होना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप पेपर के एक दिन पहले भी हम रिवाइज करते हैं, हम पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू कर देते हैं, छोटा छोटा जो पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, वो हम करते हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी हैं नोट्स अच्छे से बनाएं। अब आती है बात करंट अफेयर्स की, जो कि एक सबसे बड़ा टफ सब्जेक्ट रहता है सबके लिए, मेरे लिए भी था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक कोई भी न्यूज़पेपर रिलीजियसली फॉलो करना है, मतलब करना ही करना है। न्यूज़पेपर स्किप मत करिए, बट न्यूज़पेपर आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई भी फ़न न्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, राइट। जब आप प्रिपरेशन में आते हैं तो आपको ये चीज़ पता, तभी मैंने सिलेबस की इम्पोर्टेंस बताई कि जब सिलेबस होता है तो आपको ये भी पता होता है कि इस न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ हमारे टॉपिक से मैच हो रही है। अब हम पेज नंबर 6 और 7 द हिंदू का ज़रूर पढ़ते हैं क्योंकि उसमें एडिटोरियल्स होते हैं।
पेज नंबर 10 पढ़ते हैं क्योंकि वर्ल्ड न्यूज़ होती है, 11 पढ़ते हैं क्योंकि उसमें इकोनॉमी होती है, क्योंकि हमें पता है ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज़पेपर भी ऐसे पढ़िए जो स्ट्रैटेजिकली पढ़िए। आप आज एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो ज़रूरत से है कि वो हफ्ते में 3-4 बार दोबारा आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक मणिपुर केस और एनी ऑफ द इंटरनेशनल न्यूज़ गोइंग ऑन, G20 इज़ गोइंग ऑन, कुछ भी न्यूज़ वो आती है तो रिपीट होती हैं। द पॉइंट इज़, आप ये नोट करेंगे कि जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हैं तो वो हर एक नए पर्सपेक्टिव से आता है वो न्यूज़। आज किसी और एडिटर ने लिखा है, कल किसी और राइटर ने लिखा है, तो वो न्यू पर्सपेक्टिव्स आपको ऐड करने हैं अपने वैल्यू एडिशंस में। और कुछ लोगों का डाउट होता है कि न्यूज़पेपर की नोट्स बनाएं या ना बनाएं, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको फीजिबल लगता है तो आप बनाइए। मुझे पर्सनली नहीं लगता था तो मैंने तो नहीं बनाए थे, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको कुछ चीज़ें को बनाना ज़रूरी है तो मैं एक सजेस्ट करूँगी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जिन जिन को यहाँ पर नोट्स बनाने हैं, आप 4 A4 शीट्स रखिए अपने साथ। एक के आगे लिखिए GS1, एक GS2, एक GS3, एक GS4। जिस भी न्यूज़ का वैल्यू एडिशन या तो एग्जाम्पल या डेटा या कोई बहुत यूनिक एथिक्स के एग्जाम्पल्स आते हैं वो आप सब्जेक्ट वाइज ऐड करिए। बिकॉज अगर आप एक नोटबुक बना लेंगे तो वो एक नई नोटबुक तैयार हो जाएगी जिसको आप दोबारा देख नहीं पाएंगे। अलॉन्ग विद दैट, करंट अफेयर्स के साथ आप डेली न्यूज़ भी फॉलो कर सकते हैं, या आप यहाँ के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आता हो या यूट्यूब पे आता हो, फ्री पे आता भी है, आप वो भी देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स भी रीड कर सकते हैं। और साथ में 1 मंथली मैगजीन, जो भी मंथली मैगजीन आप रेफ़र करना चाहें, एनी मैगजीन यू कैन रेफ़र टू। सबके में कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अपनी रिसोर्सेज पे ट्रस्ट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये मत सोचिए कि अच्छा मेरे साथ वाला मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ रहा है और मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी है और मेरे से पहले वाला सिर्फ ओल्ड NCERT या न्यू NCERT पढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको बार बार चेंज नहीं करना है दूसरों के देख के। अपने रिसोर्सेज पे ट्रस्ट रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ, अगर आपको वैल्यू एडिशन कहीं और से मिलता है, किसी टेस्ट सीरीज से हो गया, या मेंस मॉडल आंसर्स से हो गया, या न्यूज़पेपर से हो गया, या टॉपर्स कॉपीज़ भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो भी देख सकते हैं, तो उसमें से आप एग्जाम्पल्स अपने लिए सॉर्ट करिए। तो ये तो था करंट अफेयर्स। अब रही बात प्रीलिम्स वर्सेस मेंस वर्सेस ऑप्शनल, किसको किस टाइम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो जो प्रीलिम्स और मेंस होता है उनके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस और टेक, एनवायरनमेंट। ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ओवरलैप होते हैं। तो इसके लिए आप प्री की अलग स्टडी और मेंस की अलग स्टडी नहीं कर सकते। आपको वो क्यूमुलेटिव स्टडी करनी ज़रूरी ही हो जाती है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि ये वाला पॉलिटी का पार्ट प्री में पूछा जाएगा और ये वाला मेंस में पूछा जाएगा। वो मेंस के लिए आपके पास एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स, उनकी सल्यूशंस, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उनके रिकमेंडेशंस पता होने चाहिए। तो वो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों का एक साथ ही प्रिपरेशन करना है। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वो प्री के लिए भी है और मेंस के लिए भी है, राइट। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो वो भी प्री के लिए और वो भी मेंस के लिए है, तो कुछ ऐसा बाइफर्केशन नहीं है। लेकिन मेंस में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे सोसाइटी, IR, सोशल इश्यूज, एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को आप सिलेबस वाइज अप्रोच करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। इन अ सेंस, सिलेबस अपने साथ रखिए। हर टॉपिक के ऊपर 250 या 500 वर्ड्स का फॉर्मेट बना लीजिए। अगर आप यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, राइट, तो उन नोट्स में जो लिखिए, और जो आपको पूरे अगले 1 साल या 1.5 साल तक जब आपका अटेम्प्ट होगा, उस बीच आपको जो भी मंथली मैगजीन्स या न्यूज़पेपर से कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मिल रहे हैं, वो ऐड ऑन करिए। वो अपने ही नोट्स में ऐड ऑन करिए, या आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने भी नोट्स बनाते हैं, तो अपने नोट्स जो बनाएं वो फिर ऐसे बनाएं कि वो एक नई बुक ना इकट्ठी हो जाए। पहली रीडिंग पे अपने नोट्स ना बनाएं। कोशिश करें 1-2 बार पढ़ लें, उसके बाद ही अपने नोट्स बनाएं, ताकि वो चीज़ आपके लिए एक सॉर्ट हो पाए, राइट। नाउ मूविंग टू ऑप्शनल। ऑप्शनल क्योंकि सबका अलग अलग होता है, मेरा अलग था। यहाँ पर कितनों का सोशियोलॉजी है कोई ऑप्शन?
ओके नाइस। बाकी सबका क्या है? PSI है, नाइस। सबके आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, किसी के साइंस वाले होंगे, राइट? तो ऑप्शनल हर किसी का डिफरेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेंस में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ऑप्शनल हो या कुछ भी, आपको उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग करें। अब वो आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, उसके लिए आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं आंसर राइटिंग, या मेंस का पेपर ऑप्शनल थोड़ा बाद होता है, तो हफ्ते में 3 दिन आंसर्स लिख सकते हैं। कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लिए, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट ऑन गूगल अवेलेबल, सो जस्ट राइट थिंग्स। इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन। हम पढ़ते रहते हैं, हम उसको लिखते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं अच्छा आज हमें GS1 का टेस्ट अटेम्प्ट करना है, बट हमने तो GS1 का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो हम टेस्ट कैसे लिखें? नहीं, जो आता है उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं हमारे पास प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट द आंसर्स। आई जस्ट गिव यू अ फॉर्मेट हाउ आई यूज टू राइट माई आंसर्स। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। So if this was the sheet for answer writing, so I used to do this was a question and this is answer. So I left this space blank just to give a better presentation so that the answer looks unique, ताकि आपका आंसर यूनिक लगे। हर किसी के पास कंटेंट वही है। सेंटर स्टेट रिलेशंस का क्वेश्चन आएगा, हर कोई रिकमेंडेशन में सरकार या कमीशन मेंशन करेगा, राइट? और मैं अपना आंसर का तरीका बता देती हूँ। इफ द क्वेश्चन, सपोज द क्वेश्चन इज एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू राइट हियर माय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन like anti-defection law came in this amendment act in this year because of these problems, right? एंड कुछ भी आता है, ये 3 लाइन से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन इज इनफ। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैन मूव टू 4 लाइन्स, बट इट्स फाइन। 3-4 से ज़्यादा लंबा ना करें। उसके बाद हम जब सेकेंड मेन बॉडी पार्ट पे आते हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर्स मार्क करते हैं, एज एन इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, व्हाट आर इट्स प्रोविजंस एंड हाउ इट कैन बी करेक्टेड इन द प्रेजेंट नीड्स. So you should mention about the anti-defection law. Then you should mention some of the provisions because we read in the book. हम वो बुक में पढ़ते हैं. यहाँ पर अपने provisions लिखिए. बुलेट पॉइंट्स में लिखना है या पैराग्राफ में लिखना है वो आपका चॉइस है. बट जो भी लिखे, पैराग्राफ्स भी लिखे तो भी 3 लाइन से ज़्यादा लंबा ना लिखें. ये 4 लाइन का लिख लें, उससे ज़्यादा लंबा ना लिखें, बिकॉज वो बहुत लंबा हो जाता है, वो रीड करने में मोनोटोनस हो जाता है. फिर आपने फर्स्ट प्रोविजन यहाँ लिख दिया, सेकंड यहाँ लिखा, थर्ड यहाँ लिखा, फोर्थ लिख दिया. ये जितने आप आए, 10 मार्कर में हम ज़्यादा लिख नहीं पाते. और प्रोविजंस के बाद हमने लिख दिया डिमांड्स फॉर प्रेजेंट नीड्स, हेडिंग. बिकॉज आई यूज टू वन थिंग, कुछ भी मैं क्वेश्चन का पार्ट आंसर करती थी तो मैं ऐसे बॉक्स बना देती थी कि सपोज इफ इट इज आस्क्ड व्हाट आर द प्रोविजंस, आई विल राइट प्रोविजंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, and then I'll write provisions. If they've asked about the demands for its correction in the future, then I'll write demands 1, 2, 3. Then automatically अगर मैं ये demands लिखूंगी तो कोई ना कोई कमीशन की रिकमेंडेशन आ ही जाएगी, क्योंकि हम पढ़ते हैं वो, राइट? तो वो आप इसमें ऐड करिए. जहाँ भी आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं वहाँ पर अंडरलाइन करिए जो भी वैल्यू एडिशन. इफ़ यू आर राइटिंग इन द इंट्रोडक्शन 52nd अमेंडमेंट, then just underline it. And then in the conclusion, मेरा कंक्लूजन बहुत फ्यूचरिस्टिक और फॉरवर्ड लुकिंग होता था, एज एन इट वॉज ऑलवेज अ पॉजिटिव कंक्लूजन एंड इन अ फॉरवर्ड वे. तो आप कोशिश करिए कि आपका कंक्लूजन नेगेटिव में एंड ना हो, क्योंकि इवेंचुअली हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो हमें चीज़ों को पॉजिटिव करना है, राइट? तो हमें पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना इज़ इम्पॉर्टेंट. वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, देयरफॉर the above anti-defection law has been a great amendment to the country's needs because of the horse trading, and this committee has recommended about this thing. Anything you want to write. So this is one example that I gave. कि आप पॉइंटर्स में लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए. मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखती थी, आपकी मर्जी है, आप पॉइंटर्स में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हैं, और आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं. कोई भी आपने यहाँ प्रोविजंस लिखा, आप ऐसे करके ऐसे फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं. दिस इज हब एंड स्पोक मॉडल, ये भी बना सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस. 15 मार्कर में क्या होता है, हमारे पास स्पेस ज़्यादा होती है,
तो 15 मार्क में हमें सोल्यूशंस भी देने होते हैं। तो जब आप 15 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो अगर सोल्यूशंस नहीं भी पूछे तब भी एज अ वे फॉरवर्ड आप इनपुट इन कर दीजिए। तो दिस वॉज वे आई यूज्ड टू राइट माई आंसर राइटिंग। नाउ कमिंग टू एसेज। सो ऐसे ऑप्शनल और एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको एक मार्क्स और रैंक फेच करने में हेल्प करता है। सो ऐसे में आप कोशिश करिए कि आप जितने ज़्यादा क्रिएटिव हो सकें, और जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो उसमें फोकस करें कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले करें। डू यू नो व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग? योर दैट इज़ अ रफ ड्राफ्ट जो आप बनाते हैं। हम 1000-1200 वर्ड्स का ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, हमें उसके लिए एक रफ ड्राफ्ट होना इम्पॉर्टेंट है। अब वो रफ ड्राफ्ट इसलिए होता है ताकि जब हम वो 1000-1200 वर्ड्स का ऐसे लिखें तो हमारा ऐसे फ्लो में हो, पूरा डिटेल्ड हो, प्लस एक फ्लो, मतलब हमें आर्बिट्ररी ना लगे, एज इन बहुत रैंडम ना लगे हमारा ऐसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ बताया, सेकंड पैराग्राफ में कुछ रैंडम ही बता रहे हैं। वो नहीं, कोशिश करें कि कंटिन्यूस ऐसे हो। अब वो कंटिन्यूस ऐसे कैसे होगा, उसके लिए हमें कनेक्टिंग वर्ड्स यूज़ करने हैं, हाउ एवर, देयर फोर, देयर बाय, और एनी कोटेशंस यू वांट टू ऐड और एनीथिंग, वो आपका ऊपर है। तो दिस इज़ इट। आई वुड से कि अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, एक मैं इंटरव्यू के बारे में बता देती हूँ। इंटरव्यू एक बहुत एनरिचिंग इंसाइटफुल एक्सपीरियंस होता है। आई वुड से वहाँ तक पहुँचना बहुत एक ग्रेटफुल थी मैं गॉड की कि मुझे वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला कि हाँ मैं खड़ी हूँ। तो इंटरव्यू बहुत, पहली बात तो हम इंटरव्यू से डर जाते हैं, तो वो हमें डरना नहीं है। इंटरव्यू हमें डराने के लिए नहीं है, इंटरव्यू जस्ट एक बातचीत होती है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको आता है आप बताएं, नहीं आता तो सॉरी सर बोल दो, ये सॉरी मैम आई विल रीड अबाउट इट, ये सॉरी सर आई विल रीड अबाउट इट। अगर आपको कुछ नहीं आता तो उनसे हमें झूठ नहीं बोलना कि हम कुछ भी, वो कुछ पूछ रहे हैं हम कुछ और आंसर करें, नहीं। हमें कोशिश करनी है कि हम ये बताएं कि अगर हमें नहीं आता, सर सॉरी सर आई विल रीड अबाउट इट, जब घर जाके आई रीड, ऐसे बता दें। सो इंटरव्यू इज जस्ट अ कम्युनिकेशन which focuses on your personality. You don't have to be nervous. क्योंकि हम नर्वस होते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड पीपल होते हैं। सो दे नो इफ़ यू आर ब्लफिंग, दे नो इफ़ यू आर लाइंग। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, काम रहे, आपके पास सामने पानी तक अवेलेबल होता है, मन करे तो पूछ के पी भी सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, बिकॉज फिर मैं और ज़्यादा बेटर बता पाऊँगी।